नमस्कार। मैं डॉक्टर शिखा त्रिपाठी आज आपके समक्ष जिस विषय को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ उसका शीर्षक है रीतिकाल की प्रवृत्तियां। पिछली कक्षा में हमने रीतिकाल का सामान्य परिचय जाना, रीतिकाल के प्रमुख कवियों, रीतिकाल के वर्गीकरण को पढ़ा और समझा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम रीतिकाल की प्रमुख विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे। रीतिकालीन हिंदी साहित्य की रचना जिन सामंतीय परिस्थितियों में हुई, उस साहित्य को साधारण लोगों के जीवन से संबद्ध नहीं किया जा सकता। अब प्रश्न यह उठता है कि साधारण जीवन के लोगों से उस काल की रचनाओं को संबद्ध क्यों नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, वह काल नवाबों का, राजाओं का तथा सामंतों का काल था। तत्कालीन समय में सर्वत्र इनका ही बोलबाला था, इसलिए यह साहित्य मूलतः दरबारी या शाही साहित्य के रूप में अभिसूचित होता है। आश्रित कवियों तथा आचार्यों ने जिस साहित्य की सृष्टि की, उसमें तत्कालीन राजाओं तथा सामंतों की वासना को तृप्त करने के लिए संपूर्ण साहित्य की रचना की गई। श्रृंगारिक साहित्य को, श्रृंगार की रचनाओं को इस काल में भरपूर मात्रा में रचा गया। सारे रीतिकालीन हिंदी साहित्य में बहुत थोड़ा सा ही साहित्य ऐसा है जिसे उपयोगी तथा शक्ति का साहित्य कहा जा सकता है। वीर रस युक्त तथा नीति परक भी कुछ साहित्य ही इस काल में रचा गया। अर्थात ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्रृंगार की ही रचनाएं इस काल में रची गई। कुछ रचनाएं ऐसी भी हैं जो वीर रस से परिपूर्ण है तथा बहुत कुछ फुटकल रूप में नीति की भी रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। अतः समस्त रीति काल को यदि हम ध्यान में रखकर इसकी विशेषताओं को देखें तो उनकी विशेषताएं, इस रीति काल की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है श्रृंगारिक भावों की प्रधानता। समस्त रीति साहित्य में रतिभाव, वासना एवं भोगवादी दृष्टि को ही प्रधानता दी गई। जिस प्रेम की, पीर की तथा अलौकिक प्रेम की भावना भक्ति काल में देखी गई, उसके ठीक विपरीत रीति काल में लौकिक प्रेम एवं श्रृंगार भाव की ही प्रचुरता देखने को मिलती है। भक्ति के माधुर्य भाव ने जैसे नग्न श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति को खुली छूट दे दी है। श्रृंगार परक रचनाओं में बिहारी का एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, जो कुछ इस प्रकार से है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। अर्थात राजा जयसिंह के दरबार में बिहारी जब राज्य कवि के रूप में थे, तो राजा जयसिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने मग्न थे कि उन्हें प्रजा का और किसी चीज का कोई ध्यान ही नहीं रहा। उनके उस ध्यान को भंग करने के लिए बिहारी ने इस दोहे को रचा। अगली जो प्रवृत्ति है वो है अलंकरण की प्रवृत्ति। इस काल की एक प्रमुख प्रवृत्ति यह है कि इस काल में अलंकारों की भरमार है, अलंकारों की अधिकता देखने को मिलती है। इस काल में, इस काल के साहित्यकारों ने काव्य के क्षेत्र में अलंकारिकता का प्रदर्शन तथा चमत्कार पूर्ण उक्तियों को अपने काव्य का प्रतिपाद्य बनाया। उन्होंने अलंकारों को कविता रूपी कामिनी के लिए अनिवार्य समझा। इस काल के जितने भी कवि हुए, उनकी ऐसी धारणा थी कि अलंकार के बिना काव्य की कोई सुंदरता नहीं रह जाती। कविता की आत्मा अलंकार को माना। इस संदर्भ में आचार्य केशव दास ने लिखा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त, भूषण बिनु न विराजिए कविता बनिता मित्र। अर्थात कविता तथा बनिता
चाहे जितनी ही उच्च जाति की क्यों न हो, अच्छे लक्षणों वाली, सुवर्ण, रसीली तथा पुष्ट क्यों न हो, जब तक वे भूषण अर्थात जब तक वे अलंकार को धारण नहीं करती, तब तक वह काव्य की शोभा नहीं पा सकती। कुल मिलाकर के इस काल के आचार्यों ने यह मत दिया कि अलंकार ही काव्य की मूल आत्मा है। इसी कारण रीतिकाल के अधिकांश साहित्यकारों ने अलंकारों के सहारे अपनी रचनाएं रची। अलंकार शास्त्र ही उस समय का साहित्य शास्त्र माना जाता था। अगली जो इनकी विशेषता है रीतिकाल में रचे गए साहित्य की, उनमें से एक है भक्ति एवं लोक जीवन। रीतिकालीन रचनाकारों का मुख्य प्रतिपाद्य तो श्रृंगार ही रहा है, परंतु उनकी रचनाओं में माधुर्य, भक्ति तथा लोक जीवन की नीति संबंधी कुछ रचनाएं भी देखने को मिलती हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। राधा और कृष्ण को माध्यम बनाकर कुछ श्रृंगार परक भक्ति काव्य की रचना भी इस काल में हुई, लेकिन राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार परक मधुरा भाव की भक्ति ही इस काल में अधिक रूप से प्रयुक्त हुई है। लोकाचार संबंधी जो कुछ मुक्तक या नीति परक दोहे और कवित्त लिखे गए, उनमें भी श्रृंगारी भाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिख जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यदि कोई काल विशेष किसी प्रमुख प्रवृत्ति पर आधारित होता है, तो उसका प्रभाव परोक्ष अपरोक्ष रूप से हर कृति पर, हर रचना पर देखने को मिलता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इस काल की रचनाओं की जो अगली विशेषता है वो है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इस काल के रचनाकारों ने, इस काल के कवियों ने अपने राजाओं की, अर्थात जिनके राज्य में वो राज्याश्रित कवि थे, जिन राजाओं के संरक्षण में वो पल बढ़ रहे थे, उनके पराक्रम का, उनके शौर्य की गाथाओं को गा करके इस काल के रचनाकारों ने अपनी रचनाओं को पुष्ट किया। ज्यादातर इस काल में श्रृंगार परक रचनाओं के साथ साथ वीरता की भी रचनाएं देखने को मिलती हैं, जो वीर रस से परिपूर्ण है तथा जिनमें तत्कालीन समय के राजाओं, नवाबों अथवा सामंतों के शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हुए इस काल की अगली प्रवृत्ति है मुक्तक काव्य शैली की प्रधानता। काव्य रूपों तथा काव्य शैलियों की दृष्टि से यदि देखा जाए तो रीतिकालीन रचनाकारों ने प्रबंध काव्य की अपेक्षा मुक्तक काव्य शैली को प्रमुखता प्रदान की। तत्कालीन आश्रयदाताओं को तुरंत प्रसन्न करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उस काल के रचनाकार, जो भी तत्कालीन समय के रचनाकार हुए हैं, उन्होंने केंद्र में या तो नायक नायिका को रख करके वर्णन किया है, या तो फिर अपने आश्रयदाता अर्थात जिनके राज्य में वो राज्य कवि के रूप में उपस्थित थे, उनको केंद्र में रखकर उनकी वीरता की, उनकी शौर्य गाथा को केंद्र में रख करके रचनाएं की हैं। तो रीतिकालीन रचनाकारों ने प्रबंध काव्य की अपेक्षा मुक्तक काव्य शैली को प्रमुखता दी। उस काल के आश्रयदाताओं को तुरंत प्रसन्न करने के लिए मुक्तक काव्य शैली की प्रवृत्ति का खूब प्रसार हुआ, क्योंकि वह चुने हुए फूलों के गुलदस्ते के समान है, अर्थात मुक्तक काव्य शैली जो है वो चुने हुए फूलों के गुलदस्ते के समान है, जिससे दरबार को आसानी से मोहित एवं प्रसन्न किया जा सकता है। वीर रस की प्रधानता इस कालखंड की अगली विशेषता है। रीतिकाल में ही एक कवि हैं भूषण, जिनकी चर्चा मैंने आपसे पहले भी की थी। भूषण ने वीर रस प्रधान कविताओं की खूब रचना की। उन्होंने अपनी रचनाओं में वीर रस का ऐसा सुंदर एवं सरस चित्र प्रस्तुत किया है, जिसके कारण उनका नाम वीर रस के कवियों में अग्रणी है। रीतिकाल में रचे गए साहित्य में वीर रस का अजस्त्र प्रवाह देखने को मिलता है।
इनसे संबंधित आज भी इनसे संबंधित कुछ रचनाएं मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा आदि प्रदेशों के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। अगली जो इस काल की विशेषता है वो है प्रकृति चित्रण। रीतिकालीन काव्य में रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में प्रकृति चित्रण विशेष रूप से आलंबन के रूप में किया है। संयोग श्रृंगार में सुखद तथा वियोग श्रृंगार में दुखद प्रकृति का चित्रण इस काल में देखने को मिलता है। षट ऋतु वर्णन तथा 12 मासा, इसका नाम आपने सुना होगा। षट ऋतु वर्णन और 12 मासा का जितना सुंदर प्रयोग रीति काल में हुआ है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। वियोग की अवस्था में प्रकृति के सुखद उपादान भी दुखद लगने लगते हैं। अतः प्रकृति के सुखद दुखद आलंबन और उद्दीपन रूप सब कुछ प्रकृति को आलंबन के रूप में रखकर प्रकृति चित्रण किया गया है इस काल में। रागात्मक प्रवृत्ति रीतिकाल की अगली विशेषता है। भक्ति काल में प्रकृति और निवृत्ति दोनों ही जीवन मार्गों पर चलने वाले साहित्य की रचना हुई, परंतु रीतिकाल में रागात्मक वृत्ति अथवा प्रवृत्ति मार्ग को ही अपनाया गया है। स्वकीया तथा परकीया दोनों प्रकार की नायिकाओं के माध्यम से जिस लौकिक प्रेम अथवा रागात्मक वृत्ति की कविता रची गई उसमें वैराग्य भाव या निवृत्ति मार्ग तो नगण्य रूप में है। अगली जो इस काव्य की विशेषता है वो है ब्रज भाषा की प्रधानता। रीति काल में हिंदी साहित्य की अधिकांश काव्य भाषा ब्रज भाषा में रची गई। कुछ नीति साहित्य पंजाबी, कन्नौज, हरियाणवी, अवधी भाषा में भी रचा गया है। भाषा की दृष्टि से रीतिकालीन हिंदी साहित्य में माधुर्य गुण की कोमलता अत्यंत आकर्षक है। लोक ब्रज को साहित्य के उच्च स्तर तक नहीं बल्कि उच्च शिखर पर पहुंचाने का कार्य हिंदी के रीतिकालीन रचनाकारों ने किया। नारी विषयक दृष्टिकोण इस काल की अगली मुख्य विशेषता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि नारी को भोग्या के रूप में इस काल में देखा जाता था। नारी के, स्त्री के देह का, उसके बाहरी सौंदर्य का अधिकतर वर्णन इस काल के कवियों ने किया है। इस काल के साहित्य में नारी के प्रति यह दृष्टिकोण रहा कि उसे केवल भोग विलास का साधन ही माना जाता रहा। राजाश्रित कवियों ने अपनी कविता का केंद्र नारी का नक्षिक वर्णन ही रखा। नारी जीवन के प्रति रीतिकालीन कवियों का ऐसा संकुचित एवं एकांगी दृष्टिकोण निश्चित रूप से मुगल शासक की विलासी प्रवृत्ति का परिणाम कहना चाहिए। स्वतंत्र चिंतन का अभाव भी इस काल की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। रीतिकालीन रचनाकारों ने अपनी आजीविका के लिए जो साहित्य रचा उनमें मौलिकता तथा स्वतंत्र चिंतन की अत्यंत कमी दिखाई देती है। उन्हें अपने आश्रयदाताओं की रुचि के अनुसार नायक नायिका भेद अथवा काम क्रीड़ाओं का ही अधिक चित्रण करना था। संस्कृत साहित्य से विषय वस्तु लेकर उस लोक भाषा में रूपांतरित करके ही उन्हें संतुष्ट होना पड़ा। उनकी अपनी मौलिकता, उनका अपना स्वतंत्र चिंतन उस काल में नगण्य था। अतः इस प्रकार पूरा का पूरा रीतिकाल इन विशेषताओं को अपने अंदर समाये हुए हैं, इन्हें अपने अंदर समेटे हुए हैं। आशा करती हूँ कि आप सबको रीतिकाल की विशेषताएं समझ आई होंगी। अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हुए रीतिकाल के विषय में आगे और जानकारी मैं अगली कक्षा में आप सबको दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।